हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकॉन टॉकिज पे। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज के अध्याय 2 में, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें पहला है आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, दूसरा है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीसरा है तीनों क्षेत्र की तुलना, चौथा है क्षेत्रों के ऐतिहासिक परिवर्तन, पांचवा है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में जानेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों में लोग काम करते हैं। इन गतिविधियों को समझने के लिए हम उन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं, जिन्हें क्षेत्र कहा जाता है। इस बंटवारा का उद्देश्य महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर किया जाता है। आर्थिक गतिविधियों को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वनस्पति उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। ये जो गतिविधियां होती हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। इनमें विनिर्माण, निर्माण और ऊर्जा उत्पादन जैसी गतिविधियां शामिल होती है। ये गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्री से उपयोग करके नई वस्तुओं का उत्पादन करती है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और परिवहन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ये गतिविधियां सिर्फ सेवाओं का सृजन करती है, इसमें वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, यानी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। अब तीनों क्षेत्रों की तुलना के बारे में बात करते हैं कि इसकी तुलना किस प्रकार से की जाती है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र के अलग अलग उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इसके साथ ही इनके क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम भी करते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की क्षमता और उनकी जानकारी प्रदान कराता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादन के योग देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जो कि किसी देश के भीतर उत्पादित किसी विशेष वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य होता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का माप केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय जो होता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं के कुल संख्या और उनके मूल्य से जुड़ी जानकारी एकत्रित करती है और तब जाकर के जीडीपी का अनुमान लगाती है। अब बात करते हैं क्षेत्रों के ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में। अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की शुरुआती दौर में प्राथमिक क्षेत्रों का ही अधिक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है और कृषि क्षेत्र का विकसित होता गया है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। उसके बाद लोग दूसरे काम करने लगे, कारीगरों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, खरीद बिक्री कई गुना बढ़ गई। इसके अलावा बहुत सारे लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य में लगते हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी, और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय, लगभग 100 साल से अधिक के बाद, विशेषकर विनिर्माण की नई तरीके की खोज से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका विस्तार होने लगा। जो
पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण बनता चला गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रफलों का महत्व बदल गया। पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर फिर से बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हो गए, यानी अधिकांश जो लेबर होते हैं वो सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। अब बात करते हैं भारत में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की। यह एक चार्ट दिया गया है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद की क्षमता बताया गया है। 1973-74 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कुल मिलाकर 5 लाख सकल घरेलू उत्पाद होती थी। और वही बात करें तो 2013-14 के अंतर्गत तीनों सेक्टर में बहुत वृद्धि देखी गई, जो कि अब 55 लाख के आसपास देखी गई है। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रफलों की हिस्सेदारी कितनी है? 1973-74 के समय प्राथमिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी लगभग 40% के आसपास थी, जो कि अब 2014 के आसपास प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी मात्र 10% के आसपास रह गई है। इसकी जगह तृतीय क्षेत्र ने लिया है और द्वितीय क्षेत्र ने लिया है। रोजगार में क्षेत्रफलों की हिस्सेदारी कितनी है? प्राथमिक क्षेत्र जो कि 1977-78 के समय 71% थी, वो आकर के 2017-18 में मात्र 44% रह गई है। अब बात करते हैं भारत में तृतीय क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके कई कारण हैं। मेनली 4 कारणों को पढ़कर हम समझ लेंगे कि भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला कारण है कि किसी भी देश में बहुत सारी सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा कारण है कि कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा कारण है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं में जैसे कि रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप शहरों में, विशेषकर बड़े शहरों में इस परिवर्तन को देख सकते हैं। चौथा कारण है कि पिछले दशकों में सूचना और संचार पर आधारित कुछ नई तकनीकी बदलाव आई है, जो कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र क्या होता है, दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है संगठित क्षेत्र, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। जो संगठित क्षेत्र होते हैं, जो सरकार द्वारा रजिस्टर होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और कानूनों का अनुपालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है, जिसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उनको इसके लिए अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं असंगठित क्षेत्र की,
तो इसमें अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। जो असंगठित क्षेत्रक होती है इसमें अधिकांश क्षेत्रक सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम और कानून तो होते ही हैं, परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। यहाँ तक अतिरिक्त समय में काम करने, वेतन सहित छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं होती है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम हो जाता है, यानी कि जो प्रोडक्शन कम जाती है, उस समय तो लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता यानी जो कि भर्ती करने वाले होते हैं, मैनेजर, उनकी पसंद पर निर्भर करते हैं कि उनको रखना है कि नहीं रखना है। अब जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बारे में। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होती है, यानी कि इस पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई टैक्स या अन्य तरीकों से करती है। वही दूसरी बात करें निजी क्षेत्र के बारे में, तो निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथों में होता है। उदाहरण के तौर पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये निजी क्षेत्र के उदाहरण है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, यानी पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इसको एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारांश के माध्यम से। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीके का अध्ययन किया है। इसका एक तरीका यह पता करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में से किससे संबंधित है। भारत के पिछले 30 वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में ही उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र को ही मिलता है। यानी अगर 30 वर्ष को इतिहास को देखा जाए तो उसमें सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हम संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं। ज़्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ की रोजगार की कोई निश्चितता नहीं होती है और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच का अंतर भी समझा है और देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना क्यों अनिवार्य है। तो आज की क्लास में इतना ही था। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारे साथ वीडियो बनने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।